आसन इकबाल साहब ने कहा है कि आप खामोशी इख्तियार करें। मैं ज़रा आसन इकबाल साहब से पूछना चाहता हूं कि आसन इकबाल साहब, साकिब निसार ने मुझे ज़िंदगी भर के लिए मुस्लिम लीग की सदारत से हटा दिया था, ये वापस लेके आए तो खामोश क्यों बैठे हैं? इनको खुशी मना लेने दें। आपने खुशी मनानी है, इसलिए नहीं कि नवाज शरीफ आज दोबारा अल्लाह के फजलो करम से मुस्लिम लीग का सदर बना है। आपने खुशी मनानी है या जश्न मनाना है तो इसलिए कि साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। बुलाएं जरा उनको, आज बुलाएं जिन्होंने फैसला किया था कि नवाज शरीफ को हमेशा के लिए फारिग किया जाता है। आज नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह फिर खड़ा है आपके सामने। और फैसला किस लिए किया भाई? किस वजह से फैसला किया कि नवाज शरीफ, तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। सुन लो जरा, ये भोंडा, ये जो जिस पे फैसला किया गया कि नवाज शरीफ तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। भाई बेटे से नहीं ली ना मैंने, तुम्हारे बेटे से तनख्वाह तो नहीं मांगी थी मैंने। ये मुस्लिम लीग, मैं आप सबको पहले तो बहुत खुशामदीद कहना चाहता था, अपने कारकुनान को, और ये कहना चाहता था कि अल्लाह के फजलो करम से आप खुशी मना रहे हैं, मैं रोकना नहीं चाहता। थोड़ा सा मेरी बातों को सुन लें। अब आप सुनिए। आज कई बरसों के बाद मैं आपसे मिल रहा हूं। ये मुस्लिम लीग नून की रूह है। आप मुस्लिम लीग नून के चलाने वाले, उसकी बुनियाद रखने वाले और उसकी पासदारी करने वाले लोग बैठे हैं यहाँ पर, और मुझे आप पे बड़ा फ़ख्र है, बहुत फ़ख्र है। आंधी आई, मींह आया, बरसात आई, गर्मी आई, सर्दी आई, आपने कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं की। मुस्लिम लीग का झंडा आपने हाथ में थमाए रखा, और मैं इस पे आपको दिल की गहराइयों से अपने कारकुनों को मुबारकबाद देता हूं। आपके साथ साथ मैं शहबाज शरीफ साहब को, जो मेरे छोटे भाई भी हैं, बस अब 2 मिनट जरा सुन लें। आपके साथ साथ
मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को भी, जो मेरे छोटे भाई भी हैं, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत उतार चढ़ाव आए, बड़े नशेब व फराज आए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब माशाअल्लाह पूरे इस्तेकाम के साथ खड़े रहे और पार्टी का इम्तिहान में, उस इम्तिहान में पूरे उतरे जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले की गई थी पार्टी। अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने मेरे दरमियान और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान इस रिश्ते में दरारें डालने की कोशिश की और आपके और मेरे दरमियान भी दरारें डालने की कोशिश की, लेकिन आफरीन है शहबाज शरीफ साहब पर, आफरीन है कि वो डोले नहीं, ना झुके ना बिके, अपने भाई के साथ खड़े रहे, इस पार्टी के लिए खड़े रहे, परचम थामे रखा और मुझे इसलिए उन पे फख्र है, उन पे नाज है। और ये बहुत खुशी की बात है कि आज माशाअल्लाह अपनी जिम्मेदारी फिर उन्होंने मेरे कंधों पे डाली है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब वो शख्स हैं जिनको ये कहा गया, मैं वज़ीर आज़म था, कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ को छोड़े, आप वज़ीर आज़म बने, लेकिन शहबाज ने कहा मैं ठोकर मारता हूं ऐसे वक्त उस्मा के ऊपर जो भाई से बेवफाई के, अपने भाई से बेवफाई के सिले में मिले। ये मैं इसका खुद शाहिद हूं और मैं ये बात जानता हूं, ये आज से कई साल पहले की बात है। उसके बाद और भी मौके आए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कभी भी अपने भाई से बेवफाई नहीं की और वफा के जुर्म में जेल तक चले गए, जेल तक गए, लेकिन कभी भी उफ तक नहीं की। तो भाई मैं तो समझता हूं कि ये अल्लाह के फजल करम से सियासत एक जगह अपनी जगह पर, लेकिन ये रिश्ता इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हमेशा ऐसे कायम व दायम रहेगा और इंशाअल्लाह पहले से भी ज़्यादा मजबूत होगा। मैं आप सबके साथ भाई नहीं ठहरे यार, मैं आप सबके साथ मरियम नवाज शरीफ को भी मुबारकबाद देता हूं। बहुत कड़े वक्त में उन्होंने पार्टी को भी मुतहर्रिक रखा, जेलें भी काटी और पार्टी को मुतहर्रिक रखने के लिए दौरे किए और उन्होंने हर इम्तिहान में उन्होंने माशाल्लाह वो भी पूरी उतरी हैं और अल्लाह ताला के फजलो करम से वो भी वक्त था। देखें मैं भी जेल में बैठा हुआ हूँ और वो मुझे मिलने के लिए आ रही हैं और मेरे आंखों के सामने उनको हथकड़ी लगा के ले जाया जा रहा है। ये सारे मनाज़िर मैं बात कर रहा हूँ, मैं उनके साथ साथ हमजा शहबाज की भी बात करना चाहता हूँ, जिन्होंने बड़ी जवामर्दी के साथ जेल काटी, सजा काटी, कभी उफ तक नहीं की, बड़ी जुर्रत के साथ और बहादुरी के साथ उन्होंने जेल काटी। ये सब कुछ किस लिए था? ये आप सब के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने मुल्क के लिए था। तो भाई मैं समझता हूँ कि आप में से एक एक कारकुन अभी ये बैठे हुए हैं मेरे साथ, यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब भी बैठे हुए हैं, बशीर मेमन भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल भी बैठे हुए हैं, इसहाक डार साहब भी बैठे हुए हैं, अमीर मकाम साहब भी हैं, जमाल काकड़ साहब भी हैं, शाह गुलाम कादर भी बैठे हुए हैं, हाफिज हफीज़ुर्रहमान साहब भी बैठे हैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी बैठे हुए हैं और वो भी बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। इलेक्शन कमीशन हमारा, बेगम इशरत अशरफ बैठी हुई हैं, इकबाल जफर झगड़ा साहब बैठे हुए हैं, खेलदास कोस्तानी बैठे हुए हैं
और फिर काकड़ साहब का तो मैं नाम ले चुका हूँ। और यहाँ पे मैंने देखा अभी जो हमारे पार्टी के सदर बलूचिस्तान के जो आज गवर्नर हैं वो भी यहाँ कहीं बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए? वो बैठे हुए हैं जो गवर्नर बन चुके हैं। तो माशाल्लाह ये अल्लाह के फजल करम से सब लोग वो हैं जिसमें हमें आज बहुत फ़ख्र है कि वो हमेशा पार्टी के लिए उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी। और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक आप हैं। आप हर इम्तिहान में माशाल्लाह आप पूरे उतरे हैं। और मैं यहाँ पर ये भी बात करना चाहता हूँ। देखें, आज मौका है, जनरल काउंसिल बैठी है, पार्टी की क्रीम है, क़यादत है, यहाँ बैठी हुई है। राना सनाउल्लाह साहब ने कौन सी सख्तियाँ जो बर्दाश्त नहीं की, कौन सी हैं? ख्वाजा साद रफ़ीक साहब है, कौन सी सख्ती जो बर्दाश्त नहीं की उन्होंने, और क्या क्या जुल्म नहीं झेले इन्होंने जेलों में। हनीफ अब्बासी साहब हैं, इसहाक डार साहब हैं, आसन इकबाल हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, और फिर हमारे एक दोस्त शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं जिन्होंने बड़ी मुसीबतें झेली हैं। 1999 में मेरे साथ जेलें काटी हैं, कभी उन्होंने उफ तक नहीं की, बड़ी बहादुरी के साथ काटी हैं। फिर उसके बाद ख्वाजा सलमान रफ़ीक हैं, तलाल चौधरी हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ हैं, निहाल हाशमी हैं, आहद चीमा है, और मेरा छोटा सा भतीजा है यूसुफ अब्बास शरीफ, उसने भी इस उम्र में जेलें काटी। अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि बहरहाल मैं समझता हूँ ये सब लोग जो है ये पार्टी के इंतहाई कीमती असासा है। और भाई मैं तो आज जब सोच रहा था कि सदारत का मनसब मुझे दोबारा पेश किया गया है या मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो मैं सोच रहा था कि मैं जब से मैं वज़ीर आला बना पंजाब 1985, उस वक्त से लेके 2017 तक किन किन मराहिल से मैं गुजरा और क्या क्या अल्लाह ताला के फजल करम से हमने कारनामे अंजाम दिए, अल्लाह ताला कौन कौन से काम हमसे लिए। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जब जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, चाहे वो सूबे में चाहे वो मरकज में, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुल्क को टर्न अराउंड किया, और मुल्क की तकदीर बदलनी शुरू हो गई। और पाकिस्तान के अंदर उस जमाने को जरा याद करो, मैं तो 1990 की तरफ नहीं जा रहा, अगर वहां से काउंट करोगे, खलल अगर ना आता तो आज पाकिस्तान इस खित्ते की तो दूर की बात है, इस बर्रे आज़म में एक मुनफरिद हैसियत रखता। ये मैं आपको बिल्कुल सच कह रहा हूं, यहां बैठे हुए लोग सब इस बात की तस्दीक करेंगे कि पाकिस्तान इस खित्ते की एक बहुत बड़ी ताकत होता। पाकिस्तान इस अपना जो है वो बर्रे आज़म एशिया में एक बहुत बड़ी ताकत होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टांगें खींचने का सिलसिला 1947 से जारी है। 1947 उस वक्त से जारी है और ये आज तक जारी रहा, जिसने पाकिस्तान को, बहुत अफसोस की बात है कि कमज़ोर किया। मैं अभी बातें कर रहा था तो मुझे आ गया एक और कि कामरान माइकल साहब हैं, उन्होंने भी 10 माह की जेल काटी है। हाफिज नुमान साहब हैं, 10 माह उन्होंने जेल काटी है। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने जेल काटी है। तो इन सब, हसन फवाद साहब ने जो है वो भी जेल काटी है 1.5 बरस। तो
तो ये मैं माजरत चाहता हूं कि मैं इनाम नहीं ले सका, लेकिन मैं आपको बताता हूं, देखें मेरी बात सुने। ये कभी कभी ऐसा मजमा होता है। आज पार्टी के करीम बैठी हुई है, हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मारी हैं। ये हमें मान लेना चाहिए, ये आज मान लेना चाहिए कि हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मारी। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, ईमानदारी के साथ, कि 1990 में जब मैंने हुकूमत संभाली मरकज़ में और वज़ीर-ए-आज़म अल्लाह के फजल से बना, अगर खलल ना आता, बीच में टांगें खींचने वाले लोग ना आते, आज पाकिस्तान में गुर्बत नाम की कोई चीज ना होती, गुर्बत नाम की कोई चीज ना होती, बेरोजगारी नाम की कोई चीज ना होती। आज पाकिस्तान खुशहाल तरीन मुल्क होता। आज डॉलर भी मेरे ज़माने में 104 पे था, मैं उसी की बात करूंगा, मैं आज की बात नहीं करता, या 6 महीने, साल, 2 साल पहले की बात नहीं करता। मेरे ज़माने में 104 था। आप यकीन करें कि 104 पर भी ना डॉलर पहुंचता। डॉलर आज भी कहीं 50 रुपए के लगभग होता। ये मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की रफ्तार में सबसे आगे होता। ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं, मैं 1990 में नहीं जा रहा, अगर मैं जाऊंगा तो बहुत कुछ कहना पड़ेगा। 2017 में आ जाए, मैं बताता हूं, कौम को भी पता लगना चाहिए। हमारी कौम की याददाश्त कमज़ोर है, ये नहीं समझती इसने क्या किया और ये शख्स क्या कर गया है, उसने क्या तामीर किया और इसने क्या तबाही की है। आटा मैं 35 रुपए छोड़ कर गया था, मैं फिर दोबारा गिनवा देता हूं क्योंकि सबकी याददाश्त कमज़ोर होती है। रोटी 4 रुपए की थी, चीनी 50 रुपए की थी, पेट्रोल 65 रुपए लीटर था, डॉलर 104 का था, सोना 50,000 रुपए तोला था, सब्जियां 10-10 रुपए किलो मिलती थी, बेरोजगारी का खात्मा हो रहा था। हमारे हाथ में कोई कशकोल नहीं था, कोई कशकोल नहीं था। यकीन माने कभी कशकोल लेकर हम नहीं गए कि हमें इतने पैसे दे दो, हमें इतना इमदाद दे दो, हमें इतनी ग्रांट दे दो, कभी नहीं। अपने जोरे बाजू पे सारे काम किए, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने वसाइल से सारे काम किए। दहशतगर्दी का खात्मा जैसे पूछ चुके हैं वो आसन इकबाल साहब, हमने किया। हमने कराची का अमन हमने बहाल किया, मोटरवेज पाकिस्तान में हमने बनाई है, हमने। आज जरा कोई बता देना यार, आप भी बैठे यहाँ पे, 1947 से लेके 2024 तक किसी ने कोई मोटरवे बनाई है? अगर कोई बनाई तो दिखाए ना भाई, अगर कोई बनाई है किसी ने तो दिखाए। हमने बनाई है। लोड शेडिंग का इस मुल्क के अंदर खात्मा किसने किया? लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया। स्टॉक मार्केट अरूज पर थी और सी पैक पूरे जोर से चल रहा था और ज़र मुबादला के ज़खायर नई बुलंदियों को छू रहे थे। भाई ये कुछ छोटी बातें हैं जो मैं गिनवा रहा हूं आपको। मैं तो कह रहा हूं कि अगर हम 1990 से, भाई आप ये देखें ना, आपकी आवाज़ों से, भाई ठहरो यार, आपकी आवाज़ों से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। अभी 5 मिनट मैंने और बात करनी है, जरा आप खामोशी के साथ सुने जरा। तो मैं नारे ना मारें। अगर कोई ताली मारने की बात आती है तो तालियां बजा दें। लेकिन पाकिस्तान की खुशहाली सिर्फ 4-5 लोगों ने छीन ली, करोड़ों आवाम को उस खुशहाली से महरूम कर दिया। मैं आज उनसे पूछता हूं कि क्या भी ये कोई बात थी कि आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो लिहाजा आप वज़ीर आज़म हैं, आप घर जाएं, छुट्टी करें?
ये कौन से मुल्क में ऐसे फैसले होते हैं? और मुझे बताइए, पाकिस्तान के अलावा आप किसी और मुल्क का नाम लें जहां ये ऐसे फैसले होते हैं, बताएं जरा, बताएं। या तो होता ना कि मैंने 460 अरब रुपए का डाका मारा था अल कादर ट्रस्ट, जो भी आप जानते हैं ना, अल कादर ट्रस्ट जो इमरान खान का जो ट्रस्ट है, 460 अरब रुपए की मैंने हेरा फेरी की थी। उस पर अगर आप मेरी छुट्टी कराते तो कोई मुझे भी गिलाना होता, शायद कोई मेरा हमदर्द भी ना मिलता पाकिस्तान में। लेकिन आप मेरी छुट्टी करा रहे कि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। ये कौन से मुल्क में ऐसा फैसला होता है? ये इन लोगों ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया। इन लोगों ने, ये वो लोग हैं, ये 4-5 लोगों ने आपके मैंडेट को तबाह बर्बाद किया। आज क्या आप लोगों को थोड़ी बहुत शर्म आती है या नहीं आती? आपने हमारी पार्टी का सत्यानाश कर दिया और उस वक्त आपने झूठे केसेस में हमें मुलव्विस किया। 150 पेशियां मैंने भुगती, 150 पेशियां मरियम ने भुगती और हमें सजाएं, झूठी सजाएं दे दी आपने। और अभी वापस आए हैं तो आला अदलिया ने उन केसों को उठाकर बाहर फेंका। ये तो केस झूठे हैं। तो मुझे बताया जाए कि हमारे ऊपर ये झूठे केस क्यों बनाए गए? आज इमरान खान के खिलाफ सच्चे केसेस हैं। कौन सा ऐसा केस है जो गलत है, जो झूठ है? जरा मुझे बताया जाए कौन सा है। और फिर आप तो भाई, आपने तो भाई मैं थोड़ा सा अगर आपको गिनवाऊं, आपने तो पाकिस्तान की सियासत ही इनके कंधों पर बैठ के शुरू की। इनके कंधों पर बैठ के आप सियासत में आए हैं। और आज वो टेप निकाल के सुन लें, आप सुन लें कि मैं जा रहा हूं भाई वहां पे बनी गाला में उनके घर पर, और उनके घर पे जाके मैं कहता हूं आए इमरान खान साहब, आप भी चलें हमारे साथ, मुल्क की खिदमत करते हैं। मुझे कोई ज़रूरत नहीं जाने की। हमारे पास काफ़ी तादाद थी कौमी असम्बली में, अपना एक मैंडेट था। लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा हम सबको मिलकर साथ चलना चाहिए। तो मैं उस गरज से उनके पास गया और मैंने कहा कि आप आए, पार्लियामेंट में आए, आप हमसे आके बैठ के मुशावरत करें, आए मिल के मशवरे से गवर्नमेंट चलाएं। तो उन्होंने, जनाब आपको पता है, उन्होंने मुझे आखिर में कहा अच्छा नवाज शरीफ साहब, ये बनी गाला की जो सड़क आती है ना, ये बनवा दें आप। बनी गाला की सड़क में बात खत्म हुई। मैंने कहा अच्छा जी बनवा देंगे। वो मैंने हफ्ते 10 दिन में बनी गाला की सड़क बनवा दी। उसके बाद मौसूफ चले जाते हैं लंदन, और वहाँ पर जाके वो लंदन प्लान बनता है धरनों का। आप जानते हैं सारी इस बात को। और फिर वहाँ पर वो जो लोग हैं, आप सुन लें, एक हमारे वो जर्नलिस्ट हैं, क्या नाम है उनका, मुबशर लुकमान साहब, वो कहते मैं उस मीटिंग में खुद मौजूद था, बल्कि होटल का बिल भी मैंने दिया। जो वहाँ पे वो एक अपना वो जर्नैल साहब थे, एक मौलाना साहब आए थे कनाडा से, और एक अपना इमरान खान थे, फिर चौधरी परवेज़ लाई थे। इन सब ने मिलके प्लान बनाया कि जी नवाज शरीफ की हुकूमत को हमने ख़त्म करना है। और ये आए और धरने दिए आके। उसके बाद फिर दूसरी मीटिंग की बात करता है कि जब मेरे पास एक बंदा भेजा गया कि नवाज शरीफ साहब आप जो है ना वो इस्तीफ़ा दें और घर जाएं, धरनों के दौरान। ये मैं आप वो बता रहा हूँ जो वज़ीर आज़म पे गुजर रही है। हमारे वज़ीर आज़म इन ऐसी चीज़ों से गुजरे हैं, और मुझे कहा गया कि आप इस्तीफ़ा दें और घर जाएं, वरना आप फिर आप अपना तैयार रहें, आपके साथ वो सलूक किया जाएगा जिसको आप याद रखेंगे। तो मैंने तो उनको कहा, मैंने कहा जी आपने जो करना कर लें। नवाज शरीफ ने कभी इस्तीफ़ा नहीं दिया।
तो सुन लें बस भाई। उसके बाद फिर वो कहता है जी, वही अपना कहता है कि मैं उस मीटिंग पे भी मौजूद था जब वो शख्स आपसे बात करने गया, फिर वापस आया तो कहता है कि नवाज शरीफ तो अपनी जगह पे बैठा है, वो तो मुतमईन है, वो तो कहता है जी कि जिसने जो करना है कर ले, मैंने इस्तीफा नहीं देना, ये वो कह रहा है। उसके बाद फिर वो मौसूफ जो हैं वो ये कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये कहते हैं जी कि भाई ज़रा देना, अगर वो कहाँ कागज़, हाँ वो कहते हैं, वो सुन ले, वही जो लंदन गए थे जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम, वो कहते हैं कि हमने अपनी खुद बात करता है, सुने ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं, हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, ख्वाजा साहब इधर तवज्जो, हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया, वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है, और वो सिस्टम, वो कह रहे हैं कि और वो सिस्टम हमें पीटीआई के अंदर नजर आया। इमरान खान साहब, आप सब बातों को छोड़ें, आप हमें ताना देने से पहले या हम पर उंगली उठाने से पहले आप हमें बताएं कि ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे, बताएं जरा, बता दें आज। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चल जाने को तैयार हूं। मैं छोड़ दूंगा सियासत, मैं जो बात कहता हूं उसको पे अमल करता हूं, आप जानते हैं इस बात को। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी क्रेडिबिलिटी है, मैं कसम भी नहीं खाता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर वो तीसरी फोर्स का इशारा आपकी तरफ नहीं था तो मैं सियासत भी छोड़ने को तैयार हूं। वो आप थे, आप। और मैं तो कहता हूं कि इन्हीं लोगों ने आपकी बुनियाद रखी है, आपकी सियासत की बुनियाद रखी है। हमारी हुकूमत का तख्ता भी आपने उल्टवाया इन लोगों की मदद से, जमहूरियत को पत्थर से भी आपने उखाड़ा, और ये इन लोगों ने, आप यहां तक उनके हौसले बुलंद हो गए थे, प्राइम मिनिस्टर के हाउस के सामने धरना हो रहा है और वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ हम तुम्हारे गले में रस्सा डालकर खींचकर बाहर लेके आएंगे तुम्हें। किसकी मां पर इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे? क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसके इमरान बार बार जिक्र करता है, अंपायर की उंगली, ये वही था अंपायर। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इन बातों का जवाब इमरान खान साहब आप दें, कौम को दें। आपका तो कोई केस ही नहीं है, अगर आप इनका बातों का जवाब देंगे तो उसके बाद फिर आप हमसे बात करना। आपके तो जो केस के अंदर मेरिट तो कोई है ही नहीं, आपका कोई मेरिट नहीं है आपके केस में। तो आप अपना इस तरह, आप तो उन लोगों की पैदावार हैं, और 2018 के इलेक्शन में जो हुआ था उसके भी आप अच्छी तरह से आप जिम्मेदार हैं, इन लोगों के साथ साथ आप जिम्मेदार हैं। तो भाई हम तो आज 28 मई है, हम तो 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। आज 28, मैं तो भूल ही गया था कि आज 28 मई है। आज यौम तासीस है। और सुनो भाई, सुनो, इस दिन प्रेसिडेंट क्लिंटन ने, सुन रहे हैं आप भी सुन रहे हैं कि नहीं? खायर साहब सुन रहे हैं? आप जरा मेरी तरफ देखें। उस दिन प्रेसिडेंट क्लिंटन ने
कहा जी हम नवाज शरीफ साहब 5 अरब डॉलर दे रहे हैं आपको, 5 अरब डॉलर, आप बराए मेहरबानी एटमी धमाके ना करें। हमारा ज़मीर खरीदने की कोशिश की गई, ज़मीर। देखिए, आपका नुमाइंदा अगर हूं तो फिर आपको भी थोड़ा सा मुझ पे एतमाद होना चाहिए, और अगर फख्र नहीं करना तो एतमाद तो करें आप। मैंने उनको कहा, मैंने कहा क्लिंटन साहब, हमारे ज़मीर का सौदा ना करें, हम बिकने वाली कौम नहीं है। और मैंने कहा हम अपनी गैरत का और ज़मीर का सौदा नहीं करते, उस बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा जी आप पे सैंक्शंस लग जाएंगी, पाबंदियां लग जाएंगी। ये सब बातें आज टेलीफोनों का रिकॉर्ड मौजूद है, वो सब फॉरेन ऑफिस में पड़ा हुआ है। डार साहब जो है ना वो निकलवाएं उस रिकॉर्ड को, पब्लिक को सुनाएं। उन्होंने कहा जी पाबंदियां लग जाएंगी। मैंने कहा लगा दें पाबंदियां, जी क्या हो सकता है, लगती तो लग जाए पाबंदियां। और फिर हमने एटमी धमाके कर डाले। और अगर इस जैसा कोई बंदा उस वक्त होता तो कहता जी ठीक है जनाब, बिल्कुल माई बाप, आप 5 अरब डॉलर दें, बाकी कौम को भैंस खुद संभाल लूंगा, धमाके हम नहीं करेंगे। वो धमाके करना अल्लाह के फजल करम से एक बहुत बड़ा फैसला था। और वहाँ पर आप जानते हैं कि वहाँ इंडियन पार्लियामेंट में ये खबर दी गई कि पाकिस्तान ने 5 धमाकों से आज जवाब दे दिया है हमारे धमाकों का। उसके बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए, याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। लेकिन अब अल्लाह के फजल करम से शहबाज शरीफ साहब दोबारा इस मनसब पे फायज हुए हैं। मेरी दुआएं हैं इनकी कामयाबी के लिए, और मैं समझता हूँ कि जी ये पाकिस्तान के हालात का रुख मोड़ें। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि माशाल्लाह महंगाई कम हो रही है, रोटी की कीमत कम हो रही है, सब्जियों की कीमत कम हो रही है। आज सुबह टीवी देख रहा था मैं कि घी का रेट कम हो रहा है, घी का रेट कम हो रहा है। और माशाल्लाह स्टॉक एक्सचेंज फिर बुलंदियों को छू रही है। तो शहबाज शरीफ साहब आपको भी मुबारक हो, मरियम को भी मुबारक हो, आपकी हुकूमतों को भी मुबारक हो, आपके सब साथियों को मुबारक हो। इंशाअल्लाह ये समझ लें शहबाज साहब, ये समझें अल्लाह मरियम का हाथ पकड़ रहा है, अल्लाह हाथ पकड़ रहा है, अब अल्लाह बरकत डाल रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप हिम्मत करें। ये शायद 1.5-2 साल ज़रा मुश्किल के होंगे, आप मेहनत करके आप इस वक्त को गुजारें, पूरी मेहनत करें। अगले 3 बरस इंशाअल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर खुशहालियों की तरफ लौटेगा। भाई अब अगर मैं सदर बन गया हूँ मुस्लिम लीग नून का, तो फिर आपने अब मेरा साथ देना है, मेरे साथ मिलके मुस्लिम लीग नून को मुनज़्ज़म करना है। मुस्लिम लीग नून जो है, इस मुनज़्ज़म करने का मतलब है कि ये पाकिस्तान का मिशन है, ये मुस्लिम लीग नून का मिशन नहीं है, ये पाकिस्तान का मिशन है। आप सब यहाँ जाने से पहले मुझसे वादा करें कि इस मामले में मेरी भरपूर मदद करेंगे। हाथ उठा के कहें मेरा साथ दोगे, जुबान से भी कहें और हाथ उठा के भी कहें मेरा साथ दोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।